हैं जो आजकल योग नहीं करते हैं और आजकल की आधुनिक दिनचर्या ही जो अपनाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में लगभग 90% में ये ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हाई या लो होने की। छोड़ने कई लोग मुझसे पूछते हैं आयुर्वेद में परहेज बहुत करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए हम आयुर्वेद में नहीं आते। तो आप एक सवाल खुद से पूछिए, आप परहेज नहीं कर रहे हैं इसलिए आप एलोपैथी ले रहे हैं क्योंकि आप परहेज नहीं करना चाहते। परहेज क्या है? परहेज है उस कारण को छोड़ना। परहेज मतलब उस कारण को छोड़ना। और एलोपैथी में आप एक गोली खा रहे हैं और कोई परहेज नहीं कर रहे, तो आपने कारण नहीं छोड़ा। तो कारण नहीं छोड़ के भी तो आपकी डिजीज ठीक नहीं हो रही है। आप पूरी जिंदगी आप वो टैबलेट खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब तक कारण नहीं छोड़ेंगे तब तक निवारण नहीं होगा और किसी भी पैथी में नहीं होगा। आप ये सोच लें कि एलोपैथी में मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, होम्योपैथी में मिल जाएगा, नेचुरोपैथी में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसी दुनिया की कोई भी पैथी नहीं है जो आप कारण का सेवन करते रहो और आपकी डिजीज ठीक कर दे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब आ चुके हैं हमारे साथ। ओम सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से सभी का स्वागत है। ये हमारी कक्षा निःशुल्क रहती है, द्वारका जिले की तरफ से लगाई जाती है। सभी का स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर सुजाता जी का, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सबकी तरफ से उनका स्वागत है। आज उनका विषय हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। सभी को आजकल ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की परेशानी है। उसके बारे में बताएंगी कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। अनिल शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके विषय में हम सबको जानकारी दें, विस्तृत जानकारी। धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। ओम जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और विशेष स्वागत इसलिए कि ये दूसरी बार है कि आप समय निकालकर हमारे समूह में जुड़ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस तो दुर्लभ ही है। बहुत अच्छी तरह से आप से जब बात हुई तो आपने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया हमारा अनुरोध। धन्यवाद। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें और जिससे कि आपसी संवाद बन सके, और साथ ही कॉपी पेंसिल भी रख लें और कॉपी पेंसिल रखकर जो उनके प्रमुख बिंदु वो अपनी बात कहेंगी उसको हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद इस पर बातचीत भी करते हैं अपने सोमवार को, मंगलवार को, कि हम लोगों ने क्या किया है, और साथ ही प्राणायाम करते रहे। डॉक्टर सुजाता का जहां तक परिचय है, वैसे तो हम लोग परिचित हैं आपसे पहले भी, क्योंकि आप इस पहले आ चुके हैं, पर विशेष परिचय यह है कि आपने BA-MS जो किया है वो पतंजलि से ही किया है, और उसके बाद जो MD की जो डिग्री है आपकी वो गुरुकुल कांगड़ी से है। तो उस तरह से योगा में आपका विशेषज्ञता है, आपका अनुभव है। आरोग्य वेदिका नाम की आपकी संस्था है, और जो आयुर्वेद के लोग होते हैं प्रायः इतना सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं होते, लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर बहुत सक्रिय हैं डॉक्टर साहब, और उसके कारण से लोग लाभ उठाते हैं। कुछ ऐसे ऑयल्स, कुछ तेल भी आपकी संस्था ने निर्माण किए हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं अपने बालों के लिए भी, दर्द के लिए भी, और आपकी पुस्तकें भी कई प्रकाशित हैं। तो हर तरह से आपको अनुभव भी है, विशेषज्ञता भी है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि ध्यान से सुने, अपना वीडियो ऑन रखें और साथ ही साथ प्राणायाम करते जाएं और जो मुख्य बिंदु हो उसको नोट कर लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप कृपया अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद परिचय के लिए भी और आमंत्रित करने के लिए भी। एक बार फिर से आप सभी से मिलने का फिर से मौका मिला। ये जो योग का सत्र है ये बहुत ही अच्छा एक क्रम आपने चलाया हुआ है, और जैसा आप बोल रहे थे कि आप बाद में चर्चा करते हैं कि क्या आपने बदलाव किए या क्या नहीं लेक्चर के बाद हर हफ्ते, तो ये सबसे सुंदर बात मुझे लगी, क्योंकि सिर्फ सुन के छोड़ देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि हम सुन रहे हैं तो उसको अपना के कुछ नई चीजें लेके आए, हम बदलाव करें, वो सबसे महत्वपूर्ण है।
तो आज के विषय पर हम आते हैं। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा सा विलंब होने के कारण। अधिक विलंब के बिना हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। कहाँ पर? उन रक्त नलियों में, उन रक्त नलियों की दीवारों पर जहां पर वो ब्लड जो है घूम रहा है। तो ब्लड प्रेशर का सामान्य अर्थ हो गया कि रक्त कितनी तेज गति से हार्ट के द्वारा फेंका जा रहा है और किस प्रेशर के साथ वो पूरे शरीर में घूम रहा है। अब देखिए, एक सामान्य प्रेशर रक्त के हार्ट के द्वारा लगाया जाना चाहिए ताकि वो पूरे शरीर में सही समय पर पहुंच सके। यदि वो प्रेशर कम रहेगा तो भी समस्या है, यदि वो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो भी समस्या है। और जहां तक मुझे लगता है, हाँ, आप सभी तो योग करने वाले हैं जो आजकल योग नहीं करते हैं और आजकल की आधुनिक दिनचर्या ही जो अपनाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में लगभग 90% में ये ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हाई या लो होने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद की पहली चिकित्सा है कि जिस बीमारी का जो कारण है, पहले आप उस कारण को हटाइए। यदि आप कारण नहीं हटाते हैं और एक टैबलेट खाते रहते हैं, जैसे मानिए आपने कई तरीके की ब्लड प्रेशर को ठीक करने की टैबलेट्स आती हैं एलोपैथी में। तो उदाहरण के लिए मैं एक बोलूं, एक तरीके की टैबलेट होती है डायूरेटिक, जिसमें मूत्र अधिक आए। तो मूत्र अगर अधिक आएगा, जब ब्लड किडनी के पास आएगा फिल्टर होने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी अगर मूत्र मार्ग से बाहर निकाला जाएगा, तो वहां पर वॉल्यूम जो है ब्लड का कम हो जाएगा और उससे प्रेशर भी कम बनेगा। तो ये एक तरीका है उसको कंट्रोल में रखने का। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, ये सिर्फ एक तरीका है उसको कंट्रोल में रखने का। वो ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप कारण का निवारण नहीं करेंगे। आज के समय पर हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कारण पर ध्यान नहीं देते हैं। या तो हमें जानकारी नहीं होती है या हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन कारण का निवारण अधिकतर बीमारियों में नहीं हो पाता। और यही वजह है कि डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग वाली बीमारी बन गई है। ब्लड प्रेशर जो नाम मात्र की बीमारी है, कुछ बीमारी है नहीं, एक तरीके का लक्षण है वो सिर्फ। वो जैसे हमें किसी दिन नींद नहीं आई तो अगले दिन हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ हो। किसी दिन आपके भोजन का पाचन नहीं हुआ तो हो सकता है अगले दिन आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कारण हमारे जीवन भर में होते रहते हैं, जिनकी वजह से ब्लड का प्रेशर हाई या लो होता रहता है। लेकिन आप देखिए, आज हर व्यक्ति, हर तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति लगभग ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट खा रहा है। तो इसका मतलब वो उन कारणों का लगातार सेवन कर रहे हैं, उन कारणों को वो छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लगातार एक गलत स्थिति में चल रहा है और लंबे समय तक वो ऐसा बना रहता है। और उसको कंट्रोल में करने के लिए डेली एक टैबलेट खानी पड़ती है। तो मूल समस्या समझिए, मूल समस्या ये है कि हम कारण को नहीं समझ पा रहे हैं और कारण का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या है और ब्लड प्रेशर किस तरीके की बीमारी है, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। तो जैसे एक तो हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर एक तरीके का सिम्टम भी है जो छोटी मोटी किसी भी अवस्था के वजह से हमें दिखाई दे सकता है। जैसे किसी को कोई सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं। किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे डेंगू है या टाइफॉइड है या और किसी भी तरीके की का इन्फेक्टिव डिजीज है, तो भी हमारे ब्लड प्रेशर में कुछ समय के लिए चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ही वो समस्या सही होगी तो इधर से ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। अब आती है तीसरे तरीके की चीज जो कि परमानेंट, जिसमें लोग दवाई लेते रहते हैं, वो है लाइफस्टाइल गलत होने के कारण ब्लड प्रेशर में आए हुए चेंजेस। यदि हमारा ब्लड प्रेशर गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में कोई समस्या है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गड़बड़ हुआ है। तो ब्लड प्रेशर आज के कारणों को देखते हुए हमें साफ तौर पर यह समझना चाहिए कि बीपी में चेंजेस आना एक लाइफस्टाइल डिजीज है। वो किसी लाइफस्टाइल डिजीज के बाद भी हो सकता है, जैसे थायराइड है, ब्लड शुगर का बढ़ना है,
या और भी कई तरीके की हार्ट डिजीजेस के बाद हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, मोटापा है, इनके बाद बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर, या अकेला ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है हमारी दिनचर्या गलत होने के कारण। दो ही तरीके की डिजीज होती हैं, एक होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस और एक होती है इन्फेक्टिव डिजीजेस। WHO की अगर हम माने तो सारी बीमारियों को इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब इन्फेक्टिव डिजीजेस किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन कैसा? इन्फेक्शन मतलब बाहर से कोई तत्व हमारे शरीर में आया, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो पैरासाइट है, कुछ भी है, वो आया और उसने हमारे शरीर में फैलना शुरू किया। इसी को आम भाषा में हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन का होना। और जब वो फैलेगा तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन हैं, जिनको एक स्पेशल काम करना था, वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वायरस ने, बैक्टीरिया में हमारे सेल्स में कुछ चेंजेस ला दिए। वो सामान्य काम नहीं कर पाएंगे तो हमें बुखार आना, या हमें खांसी बनना, या हमें लूज मोशन होना, उल्टियां होना, या लिवर का ठीक से काम ना कर पाना, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। अब दूसरे तरीके की बीमारियां होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब इसमें होता क्या है, बाहर से कुछ नहीं आया है हमारे शरीर में, हमने खुद हमारी दिनचर्या में गलतियां करी हैं। दिनचर्या में गलतियां यानी कैसे कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारा सूरज का उगना, सूरज का ढलना, चांद का निकलना, और रात भर में जैसे रात का गहराना, फिर उसके बाद सुबह भोर होना, इन सब चीजों के साथ, और हमारी प्रकृति जो मौसम बदलते रहते हैं, इनके साथ जब हम तालमेल नहीं करते हैं, और खान पान के जो सामान्य नियम हैं उनको जब हम नहीं जानते हैं, तब ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों में गड़बड़ हो जाती है। देखिए, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा वात, पित्त, कफ पर आधारित है। आयुर्वेद का मानना है कि जैसे इस संसार को तीन चीजें मिलकर चलाती हैं, तीन बड़ी चीजें, कौन कौन सी? सूर्य, चंद्रमा और वायु। सूर्य, चंद्रमा और वायु। सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी से संबंधित सारे काम करना, जैसे फसलों का पकना, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो सूर्य के वो सारे काम हैं। चंद्रमा के काम है ठंडक देना या हमारे शरीर में बल देना, उत्साह देना, ये सब काम है चंद्रमा के। आप गर्मी में रहेंगे तो आप परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप में जाते हैं, तो गर्मी जो है हमारे शरीर से बल को, उत्साह को कम करती है। ठंडक हमारे शरीर में बल, उत्साह अधिक देती है। और हवा जो है वो बहुत सारे कामों को बाहरी वातावरण में आप देख सकते हैं बना के रख सकती है। हवा अगर बिल्कुल नहीं होगी या बहुत ज्यादा आंधी तूफान होगा तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक ऐसे ही मॉडर्न जो मेडिसिन है वो फिजियोलॉजी को या पैथोलॉजी को बहुत फाइन तरीके से एक्सप्लेन करती है कि किडनी का ये सिस्टम है, उसमें ये होता है, लिवर में ऐसे इस तरीके से काम होता है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सारी चीजों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है असल में ये सारे काम तीन बातों पर ही निर्भर कर रहे हैं: गर्मी, सर्दी यानी ठंडक, और एक गति कि जैसे हार्मोन्स का निकलना है तो वो एक गति है, कितने हार्मोन्स निकलेंगे और कितना तापमान वहां पर उस ऑर्गन का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब चीजों को अगर हम पूरी फिजियोलॉजी को देखें और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उनको ऑब्जर्व करें तो हमें वही वात, पित्त, कफ हर फंक्शन, हर ऑर्गन के फंक्शन के पीछे दिखाई देंगे। या हर तरीके की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के पीछे वात, पित्त, कफ ही तीन मूल कारण दिखाई देंगे। अब हम इस सूक्ष्म बात को नहीं समझते, इसलिए कई बार ये आम धारणा होती है कि अगर किसी ऑर्गन के बारे में डिटेल में समझा रही है कोई साइंस तो वो साइंस बहुत अच्छी है, या फिर सिर्फ वात, पित्त, कफ कह देना वो तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो ऐसी बातें करते हैं, हालांकि हम जो अभी इकट्ठे हुए हैं हम उन लोगों में से नहीं हैं, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये एक आम धारणा होती है कि वात, पित्त, कफ की बातें साइंटिफिक नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और वो बहुत ही साइंटिफिक आपको लगेगा, समझ में आएगा। तो देखिए, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो यही दिनचर्या में हमने गड़बड़ की, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जिसकी वजह से अलग अलग लेवल पे हमारे दोष कम ज्यादा होते हैं। और यही तीनों दोष, जैसे ब्लड प्रेशर वायु के कारण भी बढ़ सकता है,
पित्त के कारण भी बढ़ सकता है और कफ के कारण भी बढ़ सकता है। अब तीनों के गुण समझिए आप। जैसे अगर किसी को रात में नींद नहीं आती है या बहुत चिंता वो करते हैं, शरीर उनका दुबला पतला है, तो ऐसी समस्या में साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि इनके शरीर में वायु बढ़ी है। वायु जो है रुक्षता, रूखेपन के कारण बढ़ती है, अधिक चिंता करने के कारण बढ़ती है, बहुत ज्यादा पैदल चलने के कारण, बहुत ठंडे मौसम में हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है। ये गुण होते हैं। जब भी रूखापन आएगा, बहुत ठंडक होगी, तो हमारे शरीर में वायु को जगह मिल जाएगी और वायु बढ़ेगी और बढ़कर विभिन्न तरीके के जो है सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाएगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि वायु की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब ब्लड प्रेशर का कारण है वायु और हम वहां पर डायूरेटिक दे रहे हैं या किसी और तरीके की टैबलेट दे रहे हैं और उस प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है कि हमें गोली खाते रहे और प्रेशर मेंटेन करते रहे। नहीं, हमें वात, पित्त और कफ जो मूल कारण है उनको पकड़ना पड़ेगा। उनको यदि पकड़ लिया तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अब दूसरा दोष आता है पित्त दोष। पित्त का मूल स्वभाव है गर्मी देना और पतलापन करवाना। तो जो लोग बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, बहुत चटपटी चीजें खाते हैं और जिनका शारीरिक स्वभाव भी पित्त वाला है, जब हमारे माता पिता से हमें जन्म मिलता है तो उन्हीं से हमें एक प्रकृति भी मिलती है, स्वभाव भी मिलता है अपने शरीर का। किसी के स्वभाव में ऑटोमेटिकली कफ ज्यादा होता है। अब ये स्वभाव बनता कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में होगा। तो ये स्वभाव हमें माता का जो बीज होता है, पिता का जो बीज होता है, उनके स्वभाव से मिलता है। साथ में जब हमारी मदर ने कंसीव किया होता है, उस समय कौन सा मौसम चल रहा है और फिर पूरे 9 महीने उस माता ने कैसा भोजन किया, कैसा आहार विहार किया, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे शरीर का स्वभाव डिसाइड करते हैं। मानिए कोई माता बहुत अधिक रूखा भोजन कर रही है या बहुत ज्यादा लेट नाइट तक जाग रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा संभावना है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, दुबला पतला उसका शरीर होगा, तो चिंता करने वाला स्वभाव होगा। कोई माता बहुत ज्यादा गुस्सा करती है तो बच्चे में भी वही लक्षण आएंगे। कोई माता लेटी रहती है और बहुत जैसे ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, या हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना, बैठे रहना, इनएक्टिव रहना, तो ऐसी अवस्था में बच्चे में भी कफ की समस्या हो सकती है। तो जैसा भी आहार विहार माता करती हैं पूरे 9 महीने के दौरान, माता के बीज का जो स्वभाव है, पिता के बीज का जो स्वभाव है, तो और उस समय जो मौसम चल रहा होता है, क्योंकि वो जो मौसम है वो हमारे पूरे सेल्स पर एक इफेक्ट डालता है, उनमें वो दोष ही बदल जाता है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, वायु हमारे शरीर में रुक्षता, हमारे शरीर के हर सेल में रुक्षता बढ़ जाएगी और वायु बढ़ने लगेगा। तो सर्दियों में आप देख सकते हैं त्वचा में रूखापन आ जाता है, हमारा शरीर अकड़ने लगता है, हमें दर्द बढ़ जाते हैं। तो ये सब वायु के प्रभाव है। बॉडी का हर सेल और ऑर्गन अफेक्टेड होता है बाहरी वातावरण की वजह से। तो बस अगर हम यही समझ लें, प्रकृति से तालमेल बनाना सीख लें, दिन भर में जो भी समय चल रहा है उस समय के हिसाब से अपने शरीर को समझ के तालमेल बना लें, कब खाना है, कितना खाना है, कब उठना है, कब व्यायाम करना है। आजकल आप देखिए लोग जिम में जाते हैं रात को 9 बजे 10 बजे, जिम खुले रहते हैं 12-1 बजे तक, तो लेट नाइट जाकर भी कई लोग जिम करते हैं। तो वो समय व्यायाम के लिए नहीं बना है। उस समय अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा तो हमें नींद कैसे आएगी, नींद नहीं आएगी तो शरीर में जो भी रिपेयरिंग होनी थी नींद के दौरान एक सही समय पर, यानी 10 बजे अगर हम सोते हैं और 6 बजे से पहले उठते हैं, तो हमें पूरी और गहरी नींद आएगी और उस नींद से बॉडी के सारे सेल्स की रिपेयरिंग होती है। तो आप सोचिए रिपेयरिंग नहीं होगी तो वो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस धीरे धीरे हर दिन होता होता हमें किस बीमारी की ओर ले जाएगा। कैंसर वगैरह ऐसी तो स्लो प्रोसेस वाली बीमारियां हैं। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो ऐसे ही छोटे छोटे गलत आदतों की वजह से होता है। तो ये तो हुई हमारी एक बात। वापस से आते हैं हमारे पित्त के ऊपर कि जिनकी प्रकृति में पित्त होता है और साथ में जो गुस्सा ज्यादा करते हैं या फिर जो अधिक नमक मिर्च मसाले खटाई बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है। अब पित्त भी 2 तरीके से बढ़ सकता है, रूखेपन के साथ पित्त का बढ़ना या चिकनाई के साथ पित्त का बढ़ना। तो उनका दोनों का अलग अलग असर होगा उस ब्लड के ऊपर।
तो उसमें ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे। अब ऐसी अवस्था में हमें पित्त को कम करना है, ना कि हमें वो डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर वगैरह इस तरीके की टैबलेट लेके उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अब तीसरा दोष आता है हमारा कफ दोष। कफ दोष कब बढ़ता है? जब हम ऊपर नीचे खाते रहते हैं। जैसे हम सुबह उठे और सुबह उठते ही हमने खाना शुरू कर दिया, हमने हमारी बॉडी में लाइटनेस आने का वेट ही नहीं किया, हमने जो है एक बार भोजन किया, उसके 2-3 घंटे बाद हमने कुछ चाय बिस्किट नमकीन ले लिया, या फिर 2 घंटे बाद हमने फिर से कुछ ले लिया। हम दिन में भी सो रहे हैं, दिन में सोने से हमारे शरीर में पित्त और कफ दोनों दोष बढ़ते हैं। तो ऐसे ये सब काम जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में गुरुता आ जाती है, हैवीनेस आ जाती है, या फिर जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा वही खाना पचने के बाद ब्लड में ही तो जाके मिलता है और फिर सर्कुलेट होके हर सेल तक पहुंचता है। तो यदि वो खाना अच्छे से नहीं पचा तो अब वो उस ब्लड में हैवीनेस ला देगा, गुरुता ला देगा, और अब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि बहुत हैवी चीजें अगर उसमें होंगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत गर्म चीजें उसमें होंगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर वायु, चिंता या बॉडी में रूखेपन के कारण सिर्फ वायु ही ज्यादा है तो वो वायु भी उसके प्रेशर को बढ़ा देगा और तेज गति से उसको फेंकने लगेगा उस ब्लड को। तो अब आप बताइए मूल कारण क्या हुए? हमारे वात, पित्त और कफ कि कौन सा दोष बढ़ा है। अब ये तो हुए वैद्यों की बातें, जो चिकित्सक हैं वो पहचानेंगे कि आपको कौन सा दोष बढ़ा है, क्योंकि ये पहचानना एक बहुत ही मतलब अभ्यास का विषय है। जब पूरी पढ़ाई पढ़ लेते हैं और बहुत अभ्यास रहता है तो ऐसे वैद्य ही तुरंत पकड़ सकते हैं, ऐसे चिकित्सक, कि भाई आपको कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। लेकिन अब सिर्फ ये दोष ही मूल कारण नहीं है, इन दोषों के पीछे हमारे आहार विहार और दिनचर्या कारण है। तो अब आप उस चीज को आप समझ सकते हैं। चिकित्सा आपका विषय नहीं है, वो तो चिकित्सक खुद बताएंगे आपके शरीर को देखकर कि आपके अंदर वायु है, पित्त है, कफ है, और फिर उसका समाधान कैसे करना है, उसके लिए कौन सी औषधियां ठीक रहेंगी, आपको अपने आहार विहार में क्या बदलाव करने हैं। लेकिन अभी हम सामान्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो इसके ऊपर करेंगे कि 2 तरीके के रोगी होते हैं, एक जो स्वस्थ है और एक जो बीमार है। यानी जिनको कोई बड़ी बीमारी है तो उनको पहले अपनी बीमारी से निजात पानी है। उस बीमारी में भी वात, पित्त, कफ अलग तरीके से बढ़े होंगे। यदि वो बीमारी ठीक हो गई तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो बॉडी वाइज उनको हेल्दी फील होता है, उनको लगता है कि नहीं कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे लोग जो है एक सामान्य दिनचर्या पर आने का प्रयास करें, वो पहचाने कि हमारी दिनचर्या में क्या गलत है, हमारे खान पान में क्या गलत है। जैसे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे हमारे दोषों को बढ़ाते हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे इसको आप खुद करके देखिए, खुद करके देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ आज मैंने ऐसा किया तो हो सकता है मेरे शरीर में ये चीज ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां भी उनसे हो सकती हैं। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे के बाद भी सोते रहते हैं तो सुबह 6 बजे के बाद का मौसम कैसा होता है? सुबह कफ का काल होता है, और कफ के काल में अगर हम सोएंगे यानी हम नींद ले रहे हैं तो नींद लेने से हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। तो समय भी कफ का था और हमने सो के हमारे शरीर में और कफ बढ़ा दिया, तो ऐसे में हमारा पेट साफ भी नहीं होगा। अब क्योंकि आंतों को क्या चाहिए, जैसे फिसल पट्टी होती है, हम बच्चे को ऊपर से फिसल पट्टी खिलाने के लिए छोड़ते हैं, तो अगर वो फिसल पट्टी बहुत ही स्मूथ है तो वो बच्चा एक साथ बहुत अच्छे से नीचे आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर उसमें रूखापन है या कुछ कहीं भी कुछ समस्या है तो वो बच्चा रुकता हुआ वहीं रुक जाएगा, बीच में पूरा फिसल के एक साथ नीचे नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ही हमारी आंतों में होगा अगर हम सुबह लेट तक जागेंगे, सोएंगे तो क्या होगा कि हमारी आंतें स्मूथ नहीं हो पाएंगी और वो जो मल है वो एक साथ बाहर नहीं आ पाएगा। तो अब आंतें भी गड़बड़ हो गई, शरीर में वैसे ही कफ बढ़ गया। तो शरीर में वैसे ही कफ बढ़ने को हम कैसे समझे? हम ऐसे समझेंगे कि हमारा जो स्टमक है, हमारे जो पैंक्रियाज है, जो लिवर है, उनको कुछ ना कुछ सिक्रीट करना था। कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं वो, जैसे लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, स्टमक में HCl होता है और कई तरीके के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग लेवल पे प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाने का काम करते हैं। तो कफ बढ़ने का मतलब ही ये है कि अब जो पचाने का काम करने वाले एंजाइम्स हैं वो ठीक से रिलीज नहीं होंगे।
क्योंकि वो एंजाइम्स का स्वभाव होता है गर्मी वाला स्वभाव। पचाने का काम कौन करता है? गर्म चीजें। तो स्वाभाविक है कि वो एंजाइम्स कैसे होंगे? पित्त से संबंधित होंगे। और जैसे ही शरीर में कफ बढ़ेगा वैसे ही वो एंजाइम्स जो है उनका निकलना स्लो हो जाएगा। पित्त के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। अगर गर्मी सर्दी बढ़ती है तो गर्मी कम हो जाती है। जैसे किसी दिन सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा रहता है तो उस दिन गर्मी नहीं हमें उतनी फील होती है। तो ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में अगर हम लेट तक जागेंगे यानी सोते रहेंगे 8 बजे तक तो हम कफ के काल में भी सो रहे हैं और ऐसे में हमारे शरीर के वो एंजाइम्स ठीक से सिक्रेट नहीं पाएंगे। अब भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। तो अब वही भोजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना था तो वो ब्लड में समस्याएं पैदा करेगा। ना सिर्फ ब्लड में, पूरे शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा करता रहेगा। जैसे ब्लड शुगर कफ से संबंधित बीमारी है तो ब्लड शुगर भी उन लोगों का जो है गड़बड़ रहेगा। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग जो है, ओबेसिटी लोगों की, ऐसे लोगों की कभी सही नहीं हो सकती जो 8 बजे तक सोते रहते हैं, 9 बजे तक सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कफ कम हो ही नहीं पाएगा उनके शरीर में। वो कफ जो है चेन बनी रहेगी हमेशा, कारण का निवारण नहीं हो पा रहा। तो हमें कारण कौन से हटाने? आहार विहार वाले, दिनचर्या वाले, ताकि हमारे वो वात पित्त कफ कम हो सके। वो कम होंगे तो अपने आप डिजीज ठीक हो जाएगी। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा, अगर हम सुबह उठते ही खाते हैं, सुबह उठते ही मानिए हम सुबह समय पर उठ गए, लेकिन कई लोग होते हैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाते हैं, तो ये आयुर्वेद का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, गलत है। यदि आपको कोई भी आयुर्वेद वाले ऐसा बताते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये गलत है। आयुर्वेद में साफ तौर पर लिखा गया है कि आपको तब तक भोजन नहीं करना जब तक आपके शरीर में हल्कापन ना आ जाए, आपको तेज भूख ना लगने लगे, तब तक आपको डेली उपवास करना है। डेली उपवास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और अगर आप ये कर लेंगे तो ना आपको इन्फेक्शन वाली डिजीजेज होंगी ना आपको लाइफस्टाइल वाली डिजीजेज होंगी। अब आजकल क्या है कि ये बहुत गलत धारणाएं प्रचलित हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें सुबह सुबह उठते ही बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, हमें सुबह सुबह उठते ही ड्राई फ्रूट जरूर खाने चाहिए, या हमें सलाद खाना चाहिए, या हमें कोई जूस पीना चाहिए। तो आयुर्वेद की किताबों में साफ तौर पर लिखा है जब तक आपको तेज भूख ना लगे तब तक भोजन मत करिए, और भोजन दिन में 2 बार ही करिए, और बार बार भोजन मत करिए। इसको आयुर्वेद में कहते हैं अध्यशन। अध्यशन यानी एक बार आपने खाया जब तक वो पूरा ना पच जाए। तो पूरा पचने का मतलब क्या है? बॉडी आपको कोई सिग्नल देगी। क्या सिग्नल देगी? कि आपको भूख लगी है, तेज भूख फील होने लग जाएगी, प्यास लगने लग जाएगी, थोड़ी सी थकान महसूस होने लगेगी। तो इसका मतलब आपका पिछला भोजन पच चुका है। तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो हमें हर चीज के लिए एक सिग्नल देती है। तो सुबह सुबह ऐसा कभी नहीं हो सकता 9 बजे से पहले। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 3 घंटे तक आपको कभी भूख नहीं लगेगी। वो 3 घंटे आयुर्वेद में दिनचर्या फॉलो करने के लिए बताए हैं। उसमें बताया है कि सबसे पहले उठते ही शौच विधि करनी चाहिए। यानी सबसे पहले उठते ही आप वेट करिए कि आपका पेट साफ हो। पेट साफ नहीं होता तो आप उकड़ू बैठिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप तेज गर्म पानी पीजिए। तो वो प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है। किसी का पेट उठते ही साफ हो जाएगा जो पित्त प्रकृति के होंगे, जो वायु वाले होंगे, या अगर रात में आप टाइम पे नहीं सोए होंगे तो अगले दिन आपके जो एनल स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स ही नहीं हो पाएंगे। तो हर चीज का, जो भी हम एक एक्टिविटी करते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं, उसका हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर आप सुबह तो 6 बजे उठ रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं रात में सोते हैं 12 बजे, लेकिन सुबह का नियम बनाते हैं कि हम 4 से 6 के बीच में ही उठते हैं तो हम तो हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सुबह समय पर उठ रहे हैं लेकिन रात में आप समय पर नहीं सोए तो आपको वायु वाली बीमारियां होंगी। कफ वाली नहीं होंगी लेकिन वायु वाली होंगी, क्योंकि आप लेट नाइट तक जगे और आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपके सेल्स की रिपेयरिंग नहीं होगी। तो अब आपका वायु बढ़ेगा और वो वायु आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा या कोई भी तरीके की बीमारी करेगा। तो आपको दिनचर्या पूरे तरीके से ठीक करनी पड़ेगी। आप कहीं भी एक भी चीज गलत करते हैं तो वहां समस्या होगी। अब कई लोगों को ये समस्या रहती है कि इतने सारे रूल्स को हम कैसे याद करेंगे। तो बहुत ही सरल शब्दों में आप इस बात को समझिए कि बहुत सारे रूल्स नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है, जब तेज भूख लग जाएगी तभी भोजन करना है, जब नींद आएगी तब सोना है। और आज से आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि 9 से 10 बजे के बीच में हम सभी को नींद आती है। वो कफ का काल होता है। एक उबासी या थकान का अनुभव हम सभी करते हैं 9 से 10 बजे के बीच में। लेकिन क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से, जैसे टीवी चल रहा होता है या बच्चों के साथ बिजी होते हैं या हमने भोजन ही लेट किया होता है, तो हमारा माइंड उतना शांत नहीं हो पाता जितना कि हमें नींद की अवस्था के लिए चाहिए। तो एक बार आप उन एक्टिविटीज को कट करके देखिए।
आप ऐसा नियम बनाइए कि आप 7 बजे भोजन कर लेंगे, 9 बजे के बाद घर में शोर शराबा नहीं होगा, टीवी नहीं चलेगा, हम मोबाइल से दूर रहेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रेन फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है, माइंड जो मन है। और जब तक मन शांत अवस्था में नहीं आएगा तब तक हमें गहरी नींद नहीं आएगी। समय तो हो गया, नींद आपको जरूर फील होगी, लेकिन आप सो नहीं पाते क्योंकि आप फंसे रहते हैं किसी न किसी काम। तो आप नेचर को समझिए कि नेचर की वजह से आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव आ रहे हैं तो आपको करना क्या है। अगर आपने नेचर से तालमेल बिठा लिया तो डेफिनेटली आप कभी बीमार नहीं होंगे, और बड़ी बीमारियां तो कभी नहीं होंगी। सबसे ज्यादा हम डरते किससे, कि हमें कभी कैंसर ना हो, हमें हार्ट अटैक ना आए, हमें कोई सर्जरी से ना गुजरना पड़े, और हमें इससे भी डरना चाहिए कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो, हमें डायबिटीज ना हो। और ये बात ध्यान से समझिए कि ब्लड प्रेशर क्योरेबल डिजीज है आयुर्वेद में। अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला कि एलोपैथी के हिसाब से सिर्फ 17 बीमारियां ही ठीक की जा सकती हैं। सिर्फ 17 बीमारियों का इलाज है एलोपैथी में। क्यों? क्योंकि वहां हम कारण नहीं ढूंढते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद में भी हम ये बोल देंगे कि इलाज नहीं है। आयुर्वेद में 100% टाइप 2 डायबिटीज का भी इलाज है, यदि आप समय पर आ जाते हैं तो। अगर आप आते ही 10 साल बाद है, आपका ऑर्गन डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत जगह पर आपकी पैथोलॉजी हो चुकी है, तो ऐसे में अब इलाज नहीं हो सकता। अगर आप सही समय पर आएंगे, साल भर से पहले पूरी बात मानने को तैयार हैं, और जो कारण है उनको छोड़ने को तैयार है। कई बार लोग क्या है, दवा ले लेते हैं लेकिन कारण को नहीं छोड़ते, तो ऐसे में भी आपकी डिजीज कभी सही नहीं हो सकती। लेकिन ब्लड प्रेशर एकदम, अगर आपको सही ट्रीटमेंट मिला है, सही कारण आपको पता चल गया, उनको आपने छोड़ दिया, 100% क्योरेबल डिजीज है। कफ के कारण है, पित्त के कारण है, या वायु के कारण है, या कई बार 2 दोषों के कारण भी होता है। कई बार 3 दोष भी बढ़ गए एक साथ, तो उनके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो वो हमें समझना पड़ता है कि कौन सा दोष बढ़ा है, कितने अंश में बढ़ा है। जैसे अब उसमें भी बहुत फाइन ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ती है कि वायु बढ़ा है तो वायु रुक्षता के कारण बढ़ा है, या वायु ठंडेपन के कारण बढ़ा है। कफ बढ़ा है तो कफ भारीपन के कारण बढ़ा है, मतलब शरीर में भारीपन आ गया, या चिकनाई ज्यादा है इस वजह से कफ बढ़ा है। तो दोनों का अलग अलग प्रभाव होगा शरीर पर। तो ऐसे एक एक गुण को भी हमें पहचानना पड़ता है, और उस गुण के विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। ये तो चिकित्सा का पार्ट हो गया। लेकिन वापस से आते हैं हम कि दिनचर्या में हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से कफ, पित्त या वायु बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह उठते ही कुछ खाते हैं या बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, अब वो पानी ठंडा हो या नॉर्मल टेम्परेचर का हो, तो वो बहुत समस्या करेगा। सुबह सुबह कफ का काल है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अब कई ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है, खट्टी डकार, सीने में जलन, उन्हें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। उनको पहले इलाज करवा के अपनी एसिडिटी की समस्या सही करनी चाहिए, और जब वो स्वस्थ हो जाए तो फिर से इसी गर्म पानी के क्रम के ऊपर आ जाए। गर्म पानी भी कैसा, घुट घुट करके, जिसको हम एक साथ नहीं पी सकते वरना हमारा गला जल जाएगा। तो घुट घुट करके पिएंगे तो कफ कम होगा। कहाँ? हमारी मुंह से लेके आंतों तक जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो कफ को कम करेगा। कफ कम करने का मतलब क्या है, आज से आपको याद करना है। कफ कम करने का मतलब क्या है, स्टमक में HCl अच्छे से रिलीज सिक्रीट होगा, और जो एंजाइम्स हैं जो उस HCl की प्रेजेंस में खाना पचाएंगी वो अच्छे से सिक्रीट होंगी। यानी अगर आप अभी 9 बजे तक कफ कम करने वाले सारे काम कर लेंगे तो आपके 10 बजे आते एकदम साफ हो जाएंगे, आपके जो सिक्रीशंस होने हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। और अब आप भोजन करेंगे 10-11 बजे तो पूरा पचेगा। क्यों? क्योंकि आपकी अग्नि अच्छी है, आपका पित्त जिसको उस भोजन का पाचन करना था वो अच्छा है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कफ कम होना मतलब क्या है। उसका मतलब सिर्फ यही है सामान्य भाषा में कि डाइजेशन में जो सिक्रीशंस होने हैं वो अच्छे से होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रोगी आते हैं जो बोलते हैं कि हमें प्यास तो फील नहीं होती, हम पीते रहते हैं, हमने एक टारगेट बना रखा है। उनसे पूछा आपको तेज भूख फील होती है, तो पहले तो बोलते हैं हाँ भूख लगती है अच्छे से, लेकिन बाद में जब वो खुद सोचते हैं, ट्रीटमेंट के किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हाँ, इतनी तेज भूख तो हमने नहीं लगी पिछले 2-4-5 साल में। हाँ, किसी दिन उपवास रख लिया तो जरूर वो महसूस कर लेंगे। लेकिन आयुर्वेद का कहना है कि आप वो उपवास वाली जो तेज भूख होती है ना, कि बहुत तेज भूख लगी और फिर हमें प्यास भी लगने लग जाती है एक टाइम के बाद, और हमें लगता है कि अब भोजन चाहिए वरना अब समस्या हो जाएगी, उस लेवल तक आपको डेली वेट करना है। वो सही समय है आपके लिए भोजन करने का। अगर आप उससे पहले भोजन करेंगे तो फिर से कफ बढ़ जाएगा शरीर में। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, और बहुत देर तक सोना नहीं है,
उधर बहुत देर तक जागना नहीं है रात में। तो ये काम सुबह करना है। और दूसरा व्यायाम करना है। व्यायाम में क्या होता है, सारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। एब्डोम खास करके वो वाले व्यायाम करने जिनमें एब्डोमेन की मसल्स में खिंचाव हो। आजकल लोग क्या होता है, लॉन्ग वॉक पे चले जाते हैं। अब लॉन्ग वॉक में आप खुद दिमाग लगाइए और लॉजिकली आप मुझे बताइए क्या ये साइंटिफिक है। आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चले तो आपकी कौन सी मांसपेशियां चली, सिर्फ पैरों की। अब पैरों की मांसपेशियों को तो आपने इतना काम में ले लिया, ओवर यूज कर दिया उनका। उनकी भी क्षमता है, हर मांसपेशी की एक क्षमता है बेचारी, कभी ना कभी वो भी थकेगी। आप लगातार 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं तो आपकी पैरों की मांसपेशियों में वात दोष बढ़ जाता है। गति, मूवमेंट अगर आप ज्यादा करेंगे तो वायु बढ़ेगा। आप बैलेंस्ड वे में मूवमेंट करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैदल चलेंगे तो वायु बढ़ेगा और बढ़ के उन मांसपेशियों में सूजन करवा देगा। और सूजन, एक बार सूजन आ गई तो वहां पे जो नर्व्स हैं उनमें प्रेशर पड़ेगा और पेन होगा। तो घुटनों के जो दर्द होते हैं, सियाटिका का जो पेन है या एड़ियों में जो दर्द है, ये सब ज्यादा पैदल चलने का नतीजा है। या नंगे पैर पैदल चलना, तो ज्यादा पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का कारण बताया हुआ है उसे। ज्यादा पैदल चलने की बजाय ऐसा व्यायाम करें जिसमें जैसे सूर्य नमस्कार है या योगाभ्यास है जो हम सभी कर रहे थे, तो वो करने से क्या होता है, हर मांसपेशी में एक बैलेंस्ड वे में स्ट्रेचिंग होती है हर मांसपेशी की, और हर जॉइंट का भी मूवमेंट हो जाता है योगाभ्यास करते समय। तो ऐसे में वात पित्त का बैलेंस में रहेंगे, यानी कोई भी एक पार्ट का ओवर यूज नहीं होगा और वायु वात पित्त कफ नहीं बढ़ेंगे, और वात का अनुलोमन होगा, यानी आपके इंटेस्टाइन में जो वायु इकट्ठा होगा वो ऐसा नहीं होगा, वात का अनुलोमन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब सिक्रीशंस अच्छे होंगे, आंतों की सफाई हो जाएगी। तो व्यायाम का ये खास प्रभाव पड़ता है कि वो कफ को कम करता है हमारे शरीर में। तो सुबह सुबह हमें क्या करना है, तेज गर्म पानी पीना है, व्यायाम करना है और समय से उठ जाना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। एनर्जी लॉस नहीं होगा, आप करके देखिए एक बार। जो हम रात भर में सोए थे, कई लोगों की समस्या रहती है कि दिन में तो हम हर 4-5-6 घंटे में कुछ खा लेते हैं, रात में हमने खाना ही 8 बजे खाया था। अब अगर सुबह 8 बजे तक नहीं खाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। 12 घंटे का गैप कैसे दे सकते हैं? देखिए, नींद जो होती है वो खुद ही हमें बल देने वाली होती है। आप कुछ मत खाइए, आप अगर सिर्फ सो लेंगे तो बॉडी के सेल्स की रिपेयरिंग हो जाएगी, शरीर में कफ बढ़ जाएगा। भोजन करने से भी कफ बढ़ता है और नींद लेने से भी कफ बढ़ता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस दिन के टाइम पे 6-7 घंटे में पूरा हो जाता है, 8 घंटे में पूरा हो जाता है, रात में उसी को 12 घंटे लगते हैं और खाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप रेस्ट की अवस्था में रहते हैं और साथ में आप गहरी और अच्छी नींद लेते हैं। तो ऐसे में आपकी बॉडी में एनर्जी लॉस नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइए इस चीज के लिए। रात के 12 घंटे नहीं, आपको लगभग 16 घंटे बिताने हैं, उसके बाद ही भोजन करना है। रात में आप 7, 7:30, लास्ट 8 बजे तक भोजन कर लें और फिर सुबह आप 10-11 बजे ही भोजन करें। तो ये डेली आपको 14-15 घंटे का गैप देना ही है। इस पर आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। लेकिन समस्या क्या है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक को ध्यान में नहीं रखते ज्यादातर लोग। तो उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्रम क्या रहता है कि रात को 10 बजे खाओ, दिन भर कुछ मत खाओ। मतलब कई तरीके इंटरमिटेंट फास्टिंग के। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 12 बजे खा के फिर रात को 10 बजे खाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद का एक सामान्य सिद्धांत है कि आप सिर्फ दिन के समय खा सकते हो, रात में आपको नहीं खाना, और उसमें भी आपको गैप रखना है, अच्छा गैप, जिसमें कि भोजन पच जाए। वो गैप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम एक फिक्स रूल अपना लेंगे, हम तो 12 ही बजे खाएंगे और 10 बजे खाएंगे फिर रात को, ये गलत है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे रात में आप कभी शादी में गए तो आपको अगले दिन सुबह भूख नहीं लगेगी जल्दी, उस दिन का खाना आप स्किप भी कर सकते हैं और आप एक फिक्स रूल पर आ जाएंगे तो वो सबसे बड़ी समस्या है। हमें चेंजेस लाते रहने हैं। एक चेंजेस है डेली चेंजेस और एक है सीजनल चेंजेस। सीजन के अकॉर्डिंग अपने अनाज में चेंज करना है, हमें घी तेल यूज करना है, उसमें चेंज करना है, दही छाछ में चेंजेस करने हैं, सब्जियों में चेंजेस करने हैं। और एक है डेली वाले चेंजेस। वो चेंजेस ये है कि हमें देखना है कि हमें कब भूख लग रही है, हमें कितना व्यायाम करना है, हमारी नींद पूरी हुई या नहीं हुई। एक चेंजेस इस तरीके के चेंजेस। तो जब हम ये सीख जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक फिक्स शेड्यूल पर चल रहे हैं कि हमें इतने बजे खाना है, हमें इतने बजे ड्राई फ्रूट्स लेना है, हमें इतने बजे जूस लेना है। ये गलत है। हर दिन हमारा शरीर अलग परिस्थिति में होता है, क्योंकि हम
अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग तरीके का खान पान करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे और उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हमें दिनचर्या में भी बदलाव करने पड़ेंगे। साथ में कुछ कड़वी चीज हम सुबह सुबह खा सकते हैं। कड़वी चीज से हमेशा कफ कम होता है। कड़वी और तीखी चीजों से कफ हमेशा कम होता है हमारे शरीर में। अब जब भी हमें तेज भूख लग जाए तब हम भोजन करें, और भोजन में हम जो अनाज को पीस के उनको तल के कुछ बनाते हैं, वो चीजें हमेशा पचने में भारी होती हैं, और भारी चीजें अगर पच नहीं पाई तो वो वात पित्त कफ तीनों दोष बढ़ा देती हैं। तो भारी चीजों से हमें हमेशा डरना चाहिए। तली भुनी और भारी चीजें, जितना मोटा अनाज होगा, जितना मोटा आटा होगा, उसको हम छानेंगे नहीं, और साथ में हम तरीदार सब्जी लेंगे, साथ में हम छाछ जरूर पिएंगे। छाछ एक ऐसी चीज है कि जो उसमें रूखापन होता है, उसमें कशैलापन होता है, तो वो जो मीठे वाली चीज होती है, तली हुई चीजों के जस्ट अपोजिट होती है छाछ। तो वो फैट को पचाने का काम करती है, आंतों को साफ करने का काम करती है। तो ये हमें डेली करना चाहिए। उसके बाद हमें अगला भोजन तभी करना है जब हमें तेज भूख लग जाए, यानी 7-8 बजे, 6 बजे शाम को। अब कई बार हम बहुत एक्टिव होते हैं दिन भर में, तो हमें तीसरी बार भी भूख लगती है, तो ऐसे में हम अनाज ना खाएं, हम फल खा लें। जैसे 4-5 बजे हम अनार खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। अपने अपने जिस एरिया में हम रहते हैं वहां के जो भी मौसमी फल हैं उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। या बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी खासी भूख लग जाती है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो उनको हम दूध का गिलास दे सकते हैं। उस समय हम ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला रूल है, अगर आप दिन में 2 ही बार भोजन करेंगे, तेज भूख लगने पर भोजन करेंगे, और रात में समय पर सोएंगे, सुबह समय से उठेंगे, और दिन में 15 से 20 मिनट का व्यायाम खाली पेट सुबह या शाम को जरूर करेंगे, तो ऐसी अवस्था में आपके वात पित्त और कफ के कम ज्यादा होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो आपका बीपी हाई नहीं होगा। और बीपी लो का कारण क्या है? बीपी लो का मेन कारण है खाना ना पचना। तो आप कुछ मत करिए, आप द्विकाल भोजन पे आ जाइए, आप व्यायाम करना शुरू कर दीजिए, आप ये दिनचर्या सेट कर लीजिए, क्योंकि कम प्रेशर ज्यादा कफ के कारण होगा। संभावना यही है कि पित्त और वायु उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादातर कफ आपको उसमें इन्वॉल्व मिलेगा ब्लड प्रेशर को कम करने में। तो कफ कम करने के सारे उपाय अपनाने हैं। व्यायाम ज्यादा करना है, सुबह समय से उठना है, रात को समय से सोना है, और दिन में 2 ही बार भोजन करना है। दिन में 3, 4, 5 बार आप भोजन करते हैं तो उससे डेफिनेटली हमारे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से हमें ब्लड प्रेशर को समझना है कि हमारे ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। हमें ओबेसिटी तो नहीं है, हमें डायबिटीज तो नहीं है, हमें कोई टेंशन तो नहीं है, हमारी बॉडी ज्यादा दुबली तो नहीं है। ज्यादा दुबले लोगों में वायु बढ़ा हुआ रहता है, तो उनमें हमें पहले वेट गेन कराना है। वेट गेन कराते उनका वायु कम हो जाएगा, वायु कम होते उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। किसी को रात को नींद नहीं आती है तो उनको उपाय अपनाने हैं कि रात को खाना जल्दी खा लें, टीवी वगैरह सब बंद कर दें, रात को पैरों की मालिश जरूर करें, गले पर, कान में, नाक पर तेल लगाएं। इससे क्या होता है, मन शांतावस्था की तरफ जाता है। पैर अगर हम दबाएंगे, पैरों पर तेल की अच्छी मालिश करेंगे, तो हमें एक गोली पर नहीं टिके रहना है सालों सालों तक। हमें वायु को, पित्त को या कफ को पहचानना है कि किसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो गड़बड़ चल रहा है, उसका प्रेशर गड़बड़ चल रहा है, और उसको हम एक बार सही कर दें तो वो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ऐसे ही हर डिजीज के लिए, एसिडिटी में लोग सालों सालों तक जीते हैं, 15, 20, 30 साल तक। एसिडिटी कोई बीमारी थोड़ी है, और एक खाली पेट के कैप्सूल लेते रहते हैं, रेनिटिडीन है या जो भी है। तो इनको अगर हम लेते हैं, इसके ऊपर अब रिसर्च भी आ गई है कि ये कैप्सूल्स कैंसर करवाते हैं, बहुत बड़ी रिसर्च आई है इसके ऊपर। तो हम क्यों ले रहे हैं उसको? हमारी अज्ञानता के कारण। हमें ज्ञान नहीं है कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जो हमारा खाना पचने नहीं देंगे, जो खट्टी डकार, सीने में जलन करवाएंगे। तो सही चिकित्सा लेनी है उस दोष के लिए, वात पित्त या कफ, जिसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है, और जो कारण, जिन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है वो छोड़ना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आयुर्वेद में परहेज बहुत करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए हम आयुर्वेद में नहीं आते। तो आप एक सवाल खुद से पूछिए, आप परहेज नहीं कर रहे हैं इसलिए आप एलोपैथी ले रहे हैं, क्योंकि आप परहेज नहीं करना चाहते। परहेज क्या है? परहेज है उस कारण को छोड़ना। परहेज मतलब उस कारण को छोड़ना। और एलोपैथी में आप एक गोली खा रहे हैं और कोई परहेज नहीं कर रहे, तो आपने कारण नहीं छोड़ा। तो कारण नहीं छोड़ के भी तो आपकी डिजीज ठीक नहीं हो रही है, आप पूरी जिंदगी आप वो टैबलेट खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब तक कारण नहीं छोड़ेंगे तब तक निवारण नहीं होगा, और किसी भी पैथी में नहीं होगा।
आप ये सोच लें कि एलोपैथी में मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, होम्योपैथी में मिल जाएगा, नेचुरोपैथी में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसी दुनिया की कोई भी पैथी नहीं है जो आप कारण का सेवन करते रहो और आपकी डिजीज ठीक कर दे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। तो परहेज आपको करना पड़ेगा अगर ठीक होना है तो। हाँ, नहीं ठीक होना, काम चलाना है, तो वैसा इलाज तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। हाँ, बस ये है कि यहाँ कड़वी दवाई लेके काम चलाते रहेंगे आप, वहां आप एक गोली या कैप्सूल खा के काम चलाते रहेंगे, तो वहां थोड़ा स्वाद का फायदा मिल जाता है कि चलो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता स्वाद से। तो काम आप किसी भी पैथी में चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो आपको कारण जरूर छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि समय सीमा से हम आगे ही आ गए हैं। चर्चा अभी हम और भी काफी कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा इससे। जी, बहुत अच्छा। और आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वात पित्त कफ के, उसके साथ आपने जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को जोड़ा, तो मैं समझता हूँ काफी स्पष्टता, क्लैरिटी सब लोगों को हुई होगी। समय का उपयोग करते हैं और प्रश्न जो हैं वो जिन लोगों के प्रश्न हो कोई बीपी को लेकर, तो मुझे लगता है कि सबको लाभ हो सकेगा। तो अपने प्रश्न जिसके हों वो कृपया बता दें। दीपिका जी, आप भी सहायता कर दीजिएगा क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ। हैंड रेज कर दें सब। तो मैं बुला जिन लोगों के दीदी मेरे को देवेंद्र जी, मैं बोलूं सर? कौन बोल रहे हैं? उमा रानी बोल रही हूँ। जी हाँ, बोलिए, चलिए। बोलिए। दीदी मेरे को ना डायबिटीज रहता है और बीपी भी बहुत हाई रहता है, दोनों चीज रहते हैं। तो सबसे पहली चिकित्सा यहीं से शुरू होगी कि रात में जल्दी समय पर सोना है, सुबह समय से उठना है, 10 बजे तक कुछ नहीं खाना, उपवास करना है, व्यायाम करना है। अब कई लोगों को ये समस्या रहती है घुटनों में दर्द है, तो हम एक्सरसाइज कैसे करें? महिलाओं में खासकर घुटनों में दर्द आज बहुत आम हो गया, तो वो क्या करें, मुड्डी ले लें छोटी वाली और अपना ले लें वो उखल मुसल, और उसके अंदर रोज का एक नियम बना ले कि आधा घंटे तक मुझे मसाला कूटना पीसना है। तो वो बैठे बैठे की एक्सरसाइज हो गई। तो एक्सरसाइज जरूर करें, किसी भी मोड में करें चाहे। तो ये सबसे पहला उपाय है। आप ये नहीं करेंगे तो जैसे अपनी चर्चा हुई थी, दवाई भी कुछ काम नहीं करेगी, ये करना ही पड़ेगा। तो पहले आप ये करें और साथ में कुछ दवा ले सकते हैं, वो हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आपकी सारी बातें जाननी होंगी मुझे। डायबिटीज वाले को तो कि 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए, और आप बोल रहे थे कि नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं आप हर डायबिटीज, जब तक देखिए कफ कम नहीं होगा, डायबिटीज 2 तरीके की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वाले रोगी जो हैं वो दुबले पतले ज्यादा होते हैं, या आप ऐसे समझिए 2 तरीके के पेशेंट मिलेंगे, एक वो जो दुबले पतले हैं जिनको इंसुलिन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और एक वो जो जिनका वेट अच्छा खासा रहता है। तो जिनका वेट अच्छा खासा है उनमें हमें कफ को कम कराना है, उनका बॉडी वेट हमें कम करना है। तो वो हम कम नहीं, 2-2 घंटे खा के, मुझे लगता है आप कई सालों से मेडिसिन ले रहे होंगे, 2-2 घंटे खा भी रहे होंगे और टैबलेट भी ले रहे होंगे, क्योंकि कारण का निवारण नहीं हुआ कभी, जब तक कफ ठीक नहीं होगा। और देखिए जब हम डायबिटीज में एक बार 4-5 साल हम बिता चुके होते हैं, उसके बाद जो है हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट पड़ चुका होता है, यानी अब हमारे वात पित्त कफ बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ चुके होते हैं और उनको फिर ठीक करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको अब उतना सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा सब कुछ, तब जाके आपकी समस्या से निजात मिलेगी। तो सबसे पहली चीज तो यही है, दिन में 2 बार खाना है। आप करके देखिए, एक बार बॉडी लाइट होगी, एक दिन करके देखिए क्या फील होता है, फिर दूसरे दिन फिर करिए। चाय छोड़िए। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम में थी मैं, वहां पे भी ऐसे ही सनातनी परंपरा के हैं वो लोग, और गैदरिंग उनकी रहती है हर संडे। तो कुछ लोग वहां पे पेशेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, सियाटिका के, तो वो काफी मतलब बेड रिडन हो गए थे, तो बहुत अच्छा उनको इम्प्रूवमेंट मिला। तो साल भर से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार आप आइए ताकि पूरी मंडली को ही लाभ मिले। तो वहां पे कई लोग ऐसे थे जिनको ज्यादा समस्याएं रहती थी, उनके घर में उनकी पूरी जीवन शैली खराब थी, रात में 12-1 बजे तक सोते थे, फिर सुबह 10-11 बजे उठते थे, फिर 12-1 बजे खाना खाते थे। तो घर में परिवार के एक सदस्य को कैंसर भी था, और भी कई तरीके की बीमारियां, डायबिटीज है, ये है, वो है। एक उनमें महिला भी थी जिनको चाय बहुत पीती थी वो दिन में 4-5 बार, और खाना खाते थे 12-1 बजे। तो उनका वही है, सब चीजें ठीक कराई। काउंसलिंग जब हम अच्छे से करते हैं तो पेशेंट भी रेडी होते हैं कि चलिए हमें करना है। अब उन्होंने चाय छोड़ी, तो कल ही उनसे मेरी बात हो रही थी कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब बॉडी में हमेशा उत्साह बना रहता है, बॉडी लाइट रहती है, दिन में 2 ही बार वो भोजन कर रहे हैं, अब उनका पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है।
पहले दिनचर्या सुधारिए सिर्फ 10-15 दिन, इस रूटीन में आइए, फिर कुछ मेडिसिन शुरू करेंगे, फिर आपकी दूसरी समस्या के बारे में ध्यान देंगे। ऐसे करके इलाज होता है बीमारी। आप करके देखिए, खुद फील होगा आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन मन पक्का करके एक बार करना पड़ेगा आपको। देवेंद्र जी आपने हाथ उठाया होता। देवेंद्र जी हैं? हाँ बोले। सर जी, मेरा बार बार एक ही क्वेश्चन रहता है सर, कि जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरा बीपी बहुत हाई मिलता है, और मैं घर में आता हूँ तो बीपी जो है लो रहता है। मैं योगा करता हूँ उसके बाद भी लो रहता है, मतलब ठीक रहता है, मतलब लो का मतलब 120/80। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ, जितने बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ, उतना ही बीपी मेरा 100/160/100 या 180/110, कभी कभी 200/130 तक पहुंच जाता है बड़े डॉक्टर पास आने से। तो क्या इसमें योगा मतलब आयुर्वेद के मुताबिक भी इसमें कोई क्या किया जा सकता है? ये सामान्य है, कई बार चिंता की वजह से ऐसा हो जाता है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि छोटे छोटे कारण से भी कई बार मोमेंटरी जो है प्रेशर बढ़ सकता है उसमें, वायु के कारण, पित्त के कारण। जैसे ही वो कारण हटेगा वो तुरंत सही हो जाएगा। तो आप चिंता करना छोड़े, आप अपने शरीर में भरोसा रखें पहले तो, कि ऐसे कोई भी बड़ी बीमारी मुझे नहीं होगी। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम अविश्वास करते हैं हमारे शरीर पर, कि हमें कैंसर हो गया तो, हमें हार्ट अटैक आ गया तो। होगा अगर आप कारण का सेवन करेंगे तो, लेकिन आप एक सही दिनचर्या में रहेंगे तो कभी नहीं होगा। आपका शरीर फिर खराब नहीं हो सकता और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। तो घबराए नहीं, हो सकता है वो चिंता की वजह से ही ऐसा होता है। तो मानसिक शांति उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे ये समस्या कम होती जाएगी। धन्यवाद देवेंद्र जी, और धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से प्रश्न भी आपका दोबारा मैं सुन रहा हूँ कि था, और यही उत्तर था जो शायद आपको पहले भी मिला था। तो अपने इस तरफ ध्यान दें। रेखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ प्रश्न है रेखा जी का। हाँ डॉक्टर, मुझे पूछना था कि सुबह उठ के पानी कितना पीना चाहिए? जितनी प्यास लगे। सबको अलग अलग प्यास लगती है। जैसे आप गर्म पानी 1 गिलास लेके बैठ जाए, तेज गर्म पानी। अब कई बार होता है कि आपको आधा गिलास में ही मन भर जाएगा, कभी कभी लगेगा नहीं अभी गला सूख रहा है और मन कर रहा है। तो जितना आराम से पी सके, कोई ऐसा फिक्स नहीं बनाना है किसी को। सबकी प्रकृति अलग होती है, मौसम सब अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, वहां कैसा मौसम चल रहा है। गर्मियों में थोड़ी ज्यादा प्यास लगेगी और तब तेज गर्म पीने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। जो बहुत पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको भी बहुत तेज गर्म पीने का मन नहीं करेगा। तो ये सब हर व्यक्ति अलग है, उसके हिसाब से छोटे छोटे बदलाव होते रहेंगे। तो आप सिर्फ अपने शरीर से दोस्ती करिए, उसको पहचानिए। अच्छा, तो कोई बोलते हैं इसलिए मैं 1 लीटर पीती हूँ 4 गिलास, मगर थोड़ा रुक रुक के एकदम पिए तो जरा 2 गिलास जाते हैं, मगर तीसरा गिलास होने के बाद सिर में कैसे की होने लगता है। वही वो धीरे धीरे मैं लेती हूँ तो कुछ नहीं होता। तो ये सही है 1 लीटर पानी सुबह डेली पीना चाहिए? गलत है, गलत है। अगर आपका मन नहीं है तो नहीं पीना है, चाहे कोई भी बोले 2 लीटर 4 लीटर, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर बोले। देखिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत सिंपल रूल है, जब भूख लगे तब खाना खाना है, जब प्यास लगे तब पानी पीना है, बस। प्यास नहीं लगे इसका मतलब अभी बॉडी को नीड नहीं है, बॉडी उस स्टेट में है ही नहीं कि वो पानी को एब्जॉर्ब कराएगी कहीं ना कहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं पानी उसको। नहीं तो ऐसा होता है ना, आजकल बोलते हैं 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो मेरा नहीं होता, इसलिए सुबह उठ के ही 1 लीटर पीती हूँ। यही तो समस्या है। आप देखिए आज से अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं तो ये जो सब लोग बोलते हैं ये लोग नहीं थे उस समय पर, ये सारी बातें नहीं थी उस समय पर। और एक आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान सभी को था, दिनचर्या का सामान्य ज्ञान। आप गांव में देखिए 9 बजे के बाद मैं छोटी थी तो मुझे ध्यान है कि मामा जी डांटेंगे, नाना जी डांटेंगे, चिल्लाना नहीं है 8 बजे के बाद, सो जाओ। तो ऐसे 9 बजे के तो सो जाते थे लोग। ज्यादा पानी पीते हुए किसी को नहीं देखा, कोई टारगेट बनाते हुए नहीं देखा कि कोई बोतल अपना साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, खेत में अपना मटका रखते थे, सुबह उठ के काम करते थे, प्यास लगती थी, पानी पीते थे सुबह उठ। जी रेखा जी, आप आगे चलते हैं। एक ही बार मैडम नींद कितनी लेनी चाहिए? एक ही बार नींद कितनी लेनी चाहिए मैडम? वो मतलब कितने बजे सोना, कितने बजे उठना सही है? 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए और उसके बाद आपकी नींद पूरी हो जाए
जाएगी, किसी की 6 घंटे में, किसी की 7 में, किसी की 8 में। तो आप अपना आखिरी अलार्म 5:30-6 बजे का लगा सकते हैं। उस दौरान में अगर आपकी खुद से नींद टूटती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तब आप उठ सकते हैं। अनिल जी, ठीक है, ये अमेंडा मथुरा जी इस डिवाइस से जुड़ी हुई है, मेरा एक बात कर ले। रेखा जी आप म्यूट कर लें। अभी राजलक्ष्मी जी अभी रुकिए, आप जिन्होंने हाथ खड़ा किया हो एक बार अपनी बात कह लें। हाँ जी, ऐसा है कि जिनके नाइट शिफ्ट है, जो कि रात को पूरी रात काम करते हैं और सुबह दिन में सोते हैं, तो उनकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, वो कैसे बैलेंस करें अपने लाइफ को? आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर आप रात को जाग रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका पेट साफ हो जाए। जितनी भी देर आपको रात में सोने को मिल रहा है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो एक बार आप सो जाएं और सुबह 6-7 बजे तक उठ लें, क्योंकि उस समय पर पेट साफ होने का समय है वो। और एक बार अगर आपका पेट साफ हो जाए, आपने ब्रश कर लिया, तो उसके बाद आप दोबारा भोजन करने से पहले सो सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं। यानी आप 8 बजे फिर से सो जाएं, 2-4 घंटे में जब आपकी नींद पूरी होती है तब आप उठें और उसके घंटे भर बाद आप भोजन करें। तो ये एक उपाय हो सकता है। अगर आप खाना खा के सोएंगे तो समस्या है, वहां फिर वो भोजन का पाचन नहीं होगा। पहले नींद पूरी करनी है। अच्छा, एक सवाल और पूछना था कि अब जैसे मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं तो चल नहीं सकती, लेकिन तो फिर खाना तो मेरा पता नहीं कैसे हजम होता है, मेरे को समझ नहीं आता कैसे पचेगा बैठे बैठे, कि मैं चलती तो हूँ नहीं, वॉक तो करती। फिजिकल एक्टिविटी से नहीं पचता, हर तरीके की एक्टिविटी से खाना पचता है। अगर हम मेंटल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो भी हमारा खाना पचेगा। हम सोए हुए रहेंगे तो पचने का जो रेट है वो और स्लो हो जाएगा। हम जाग गए और सिर्फ बैठे हुए हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा जल्दी पचेगा वो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, और हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या हम बच्चों के साथ में कुछ बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जल्दी पच जाएगा। और फिर हम नॉर्मल एक्टिविटी में हैं तो और जल्दी पचेगा, और हम भाग दौड़ वाली एक्टिविटी में तो और जल्दी पचेगा। तो ये डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आदरणीय रतन सिंह मलिक जी हैं। मैं उनसे प्रश्न क्या टिप्पणी के लिए कहना चाहता हूं। उससे पहले एक बार आखिरी प्रश्न शायद डॉक्टर राजलक्ष्मी तमिलनाडु से करना चाहती हैं। राजलक्ष्मी जी आप कुछ कहना चाहती हैं, बोल दीजिए। जी, मैं रोज सुबह 6 बजे कॉफी पी लेती हूँ जरूर से, पर मुझे प्रेशर भी है और शुगर भी है। 140/90 हमेशा ही प्रेशर रहता है। उसके लिए मैं कॉर्नफ्लावर खाती हूँ। तो इसलिए क्या मुझे रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती, 12 साढ़े 12 बजे तक मैं नहीं सो पाती। जैसे स्लीपिंग पिल्स भी खाती हूँ, तो इसीलिए क्या मेरा प्रेशर कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 140/90 डॉक्टर बोलते बहुत ज्यादा है। और मैं हर रोज कॉर्नफ्लावर दवाई खाती हूँ 2.5 mg, फिर भी प्रेशर कम नहीं। तो क्या सुबह कॉफी मुझे छोड़ना है क्या? 6 बजे जो कॉफी लेती हूँ बिल्कुल छोड़ना है आपको, और साथ में आपको कारण ढूंढना है कि आपको रात में नींद क्यों नहीं आ रही है। तो उसका आप समस्या का समाधान करें कि घर में शोर रहता है, या आप दिन में सो लेती हैं, या आपको कोई चिंता है, तो उसी हिसाब से काम करें। जैसे चिंता है तो योग या ध्यान की तरफ जाएं। शोर रहता है तो शोर को आपको मिटाना है। रात में लेट भोजन करते हैं तो वो जल्दी भोजन करना शुरू करना है, और पैरों की थोड़ी मालिश करनी है अच्छे से। अगर आप प्याज खाते हैं तो रात में कच्चा प्याज खा सकते हैं डिनर के साथ, तो वो भी निद्राजनक होता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो सारे काम एक साथ हमें करने पड़ेंगे। तो जैसे इधर स्लीप साइकिल ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। और 140/90 बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका स्लीप साइकिल ठीक होगा, सुबह आप कॉफी छोड़ेंगे, कॉफी और चाय पत्ती में निकोटीन है, कॉफी में कैफीन है, और ये दोनों ही तत्व गर्म स्वभाव के, गर्मी वाले। तो गर्मी वाली चीजें क्या बढ़ाएंगी, अब आप खुद ही बताइए। पित्त बढ़ाएंगी, वायु या कफ? पित्त बढ़ाएंगे। तो वो पित्त, आपका जो ब्लड प्रेशर है, मुझे जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है बॉडी वेट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा शायद। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वायु और पित्त के कारण, जी वायु और पित्त के कारण है। तो आप अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लीजिए और गर्म चीजें छोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम हमारे बीच में अनूप जी, हम शायद क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि अपन जब गर्म पानी की जगह पे अगर तांबे के उसमें कलछे में रखा हुआ पानी पिए सुबह, तो वो
आवश्यक है कि गर्म ही करके पानी पियो, वो आवश्यक है सुबह के टाइम उठने के समय? आवश्यक नहीं है तांबे वाला पानी। जी बता रही हूँ। तांबे में रखा हुआ पानी पीना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये आज फिर से वही मैं बोलूंगी, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे फैल रही है, वैसी ही बात है। हाँ, एक जगह पर कहीं लिखा है कि 1 अंजलि पानी सुबह पीना चाहिए, लेकिन उनकी दिनचर्या आप देखिए कैसी होती थी। वो रात में 8 बजे सो जाते थे, दिन भर हल चलाते थे, और तो उनको खाना ना पचने की या कफ बढ़ने की समस्या होती ही नहीं थी। ऐसे में अगर वो तांबे में रखा हुआ सामान्य पानी पिएंगे, मतलब बिना गर्म किया हुआ, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आपके जीवन में भी ऐसा बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम है? अगर है तो आप सुबह सामान्य पानी पी सकते हैं तांबे में रखा हुआ। और दूसरी बात ये कि आज जो हम तांबा ला रहे हैं वो किस तरीके का, वो शुद्ध है भी या नहीं, यानी वो जो बर्तन बनाया वो शुद्ध तांबे से बनाए। अगर अशुद्ध तांबे का है तो बहुत सारी बीमारियां करवा सकता है। तो इसलिए तांबे का बर्तन खरीदते समय हमें हमेशा डरना चाहिए। आज मतलब इस ऐसा माहौल हो गया है कि ईमानदारी बहुत कम है। एक नई बात पता पड़ी है ये आज। और दूसरा ये है कि बीपी की गोली हमेशा से खाते चले आ रहे हैं, करीब 6-7 साल हो गए खाते खाते, तो उसको बंद करते हैं तो बीपी बढ़ता है। वैसे बीपी सामान्य रहता है, तो क्या बीपी गोली अपन धीरे धीरे छोड़ सकते हैं? देखिए, कारण नहीं हट रहा, इसीलिए गोली छोड़ते ही वो बढ़ जाता है। तो कारण पहचानिए, आपका कारण क्या है? वायु पित्त कफ में से क्या बढ़ रहा होगा, या आज दिनचर्या जो हमने सामान्य डिस्कस की उसमें से क्या गलत होगा? अगर वो कारण छूट गया तो धीरे धीरे आपकी बीपी की गोली भी छूट जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक कारण बना रहेगा तब तक नहीं होगा। जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इसको अब हम चर्चा को समाप्त करते हैं। आदरणीय रतन सिंह जी, जो सबसे वरिष्ठ हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी योग की गतिविधियां चलती हैं, मैं उनको, यदि उनकी कोई संक्षिप्त टिप्पणी है या जो प्रश्न है, वो मलिक साहब आप अपनी बात करें। आदरणीय सभी आए हुए भाई बहन और आज की डॉक्टर बिटिया, जो आज इन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि आज सबसे अच्छा हमारा डॉक्टर का लेक्चर था। और हमें जानने की चीज है, क्या कारण नहीं छोड़ेंगे तो दवाइयां असर नहीं करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। सच्चाई यही है। आज के जीवन में जो लाइफस्टाइल हमारा बन चुका है वही है। मैं एक चीज पूछना, मेरे हाथ खड़ा किया था, अगर ये गर्म पानी पिएगी, ज्यादा पानी पिएगी, इसको तो आज तक कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो आप कह रहे कि पानी ज्यादा पीना नहीं चाहिए सुबह, ये तो रोज ही पी रही है 1 लीटर, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे कि नहीं गलत है, तो गलत कैसे है? ये क्या होगा अगर ये ज्यादा पानी पी रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकता है, कहीं हो, लेकिन वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी कि वो बीमारी के रूप में बाहर आए। मतलब अगर शरीर को उतनी डिमांड नहीं है फिर भी हम पी रहे हैं तो वो गलत है डेफिनेटली। तो हो सकता है हाजमा हल्का फुल्का स्लो हो, या किसी और तरीके की समस्या, बहुत हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि वो बड़ी ही बीमारी कराए। अगर आपकी अग्नि बहुत अच्छी है, या आप कोई और ऐसा फैक्टर अपना रहे हैं कि पानी की वजह से जो समस्या हुई होगी वो उससे कवर हो जाएगी, दूसरी जो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं उससे, तो भी आपको समस्या नहीं होगी। तो वो तो दिन भर में आप क्या कर रहे हैं, वो पूरा आपका चार्ट अगर हम देखें तो मैं समझ के बता सकती हूँ कि ये चीज आप सही कर रहे हैं, या इस वजह से आपको इतने पानी पीने से भी समस्या नहीं हुई है आज तक, या ये हल्की फुल्की समस्या है, वो पता चल जाएगा डिटेल में समझने पर। मैं अनिल जी से प्रार्थना करूंगा, इस बिटिया को दोबारा बुलाओ। इतने लोग और हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आम बीमारी है। जो इन्होंने कारण बताए हैं, अनिल जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत भाई बहन इससे अफेक्टेड हैं, और इन्होंने जो प्राकृतिक कारण बताए, इन चीजें बताई है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा आयुर्वेद तो वो है, तो इनको दोबारा बुलाओ। कितने लोगों के हाथ खड़े हैं लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे, तो डिक्लेयर करो आज ही कि अगले हफ्ते ये फिर आएंगी, तो ताकि इनको शांति मिल जाए। नहीं तो ये हाथ खड़े कर रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे। और अनिल जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं एक योगाचार्य होने के नाते जो बिटिया ने आज बताया है, वो सबसे बड़ी बात एक ही बताई है कि हमें दवाइयां जो असर नहीं कर रही,
वो का कारण मेन कारण ही है, तो लाइफस्टाइल है, उसको नहीं बदलेंगे तो आप कुछ भी करते रहो, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। और एक इन्होंने ये भी बताया कि जो ज्यादा वॉक करते हैं, देखो हम तो योग में ये बताते ही नहीं बातें कि आपने ये भी जानना है, जो आप खुद जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। न कोई बीमारी, न कोई रिसर्च, कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को अपना क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक साइड में भी नहीं जा सकते, किसी भी साइड में, चाहे सामाजिक हो, आपने खुद ही अपने आप को ढूंढना है कि मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं, क्या ना कर रहा हूं, मुझे इससे क्या होगा। तो ये चीजें सारी हैं, ये तो थोड़ी सी आध्यात्मिक साइड भी आ जाती हैं। आप अपने दोष ढूंढने की कोशिश ना करोगे तो आप अच्छे आदमी कभी भी नहीं कहलाओगे, अच्छे आदमी बन नहीं सकते, शुद्ध कर्म भी नहीं कर पाओगे कभी। अशुद्ध कर्म और शुद्ध कर्म को भी जानना जरूरी है। तो आज बिटिया ने जो ये बताए हैं कि कारण ही है, तो इनका बहुत बहुत भगवान इनको शक्ति दे, ऐसे ही ये सबको बताते रहें। और अनिल जी, सरोज जी, आपको बहुत बहुत, और भाई बहन जो आए हुए हैं, और डॉक्टर जो एक व्हील चेयर पे हैं, उनकी हाथ की एक्सरसाइज बहुत है। बहन चाहे तो वो कर सकती है, वो तो चार पाई पड़े पड़े भी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हम कभी आएंगे तो हम बताएंगे कि तुम बैठी बैठी क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन कहेगा तभी तो कर सकते हो, मन नहीं कहेगा तो कैसे करोगे। तुम तो कह रहे मैं तो व्हील चेयर पे हूँ, मेरी तो टांग काम नहीं, अरे टांग ही तो काम ना करी, बाकी शरीर तो काम कर रहा है, उससे लो एक्सरसाइज। तो मैं बताऊंगा आपको कभी क्या करना है। मैंने ये सारी चीजें देखी 10 सालों से। तो आपका बहुत बहुत आभार है, सभी भाई बहनों का बहुत आभार है। और बिटिया को एक बार फिर बुलाओ और डिक्लेयर करोगे तो हम भी कैसे भी अगले संडे को यदि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आई हैं, और आपने भी कहा है और हम लोग भी चाहेंगे कि इनको आगे भी हम जल्दी ही बुला लें, जिससे कि अनिल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब कोई ऐसा जरूरी चीज लगे ना तो मेरे को टेलीफोन करना, मैसेज नहीं काम चलेगा। मैं दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करके फिर इनका जरूर अटेंड करूंगा। हाँ, जरूर मलिक साहब। तो आइए हम इस कार्यक्रम को तो समाप्त करते हैं। पुष्पा जी ने एक हाथ उठा रखा था, यद्यपि अगर उनका कोई प्रश्न हो, अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं। पुष्पा जी आप हैं? हाँ जी सर जी, ओम जी सबको। हाँ बोलिए। मैम मेरे को यही पूछना था कि मेरे को बीपीआई रहता है और मुझे लगता है कि मुझे शायद कफ की भी शिकायत है, पता नहीं, सुबह और शाम को गले में ऐसा लगता है जैसे कफ अटका हुआ हो। तो उसका कुछ समाधान बता दीजिए कैसे हो। देखिए, कफ जो है, अलग अलग जगह के कफ अलग अलग तरीके का प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कफ का बढ़ना, तो ब्लड में कफ का बढ़ना क्या करेगा, पूरे शरीर में कफ बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, गले वाला कफ जो है वो क्या करेगा। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो गले में जो आपका कफ बढ़ रहा है वो ठंड के कारण बढ़ रहा है, और वो सुबह सुबह कफ काल में जरूर बढ़ता है। ऐसे लोगों जिनको भी एलर्जी रहती है, उन्हें छींकें आना, वो सुबह सुबह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या गले में कफ का बढ़ जाना। तो आप एक तो गर्म पानी पिए, कान ढक के रखें। जब तक हमारे कान खुले रहेंगे, नाक खुला रहेगा, तब तक ठंडी हवा अंदर जाएगी तो कफ कम नहीं हो सकता। तो कान ढक के रखें, गले को कवर करके रखें, पैरों पर सॉक्स पहन के रखें, पैरों में ठंड नहीं जानी चाहिए। और दूसरा, आप सिकाई करें, सिकाई करें। घर में रहते भी अगर आपके कान खुले हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर जाके ठंड लगेगी, तो उसको ढक के रखें कुछ दिन के लिए। और साथ में 100 ग्राम अजवाइन लें, उसमें 2 चम्मच नमक डालें, उसकी पोटली बनाएं और उसको बार बार गर्म करके और ऐसे अपने कानों पर लगाएं, गले पर लगाएं, नाक पर लगाएं, माथे के ऊपर लगाएं। तो उससे क्या होगा, पसीना आने तक सिकाई करते रहे तो आपकी एलर्जी या कफ जो है बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बहुत जल्दी। मलिक साहब आपका जरा नंबर दीजिए। आप जो बोले थे ना कि सिर्फ फूड ग्रेन विदाउट खा के सिर्फ सब्जी और बटर मिल्क वगैरह ऐसा मैं करना चाहती हूँ, तो उससे कुछ नहीं होता है ना, मतलब सलाद, सब्जी, ऐसा स्प्राउट ऐसा खाऊंगी, सिर्फ फूड ग्रेन नहीं खाऊंगी तो चलता है ना? आप अनाज खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी इसके पहले एक बार किन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 18 ईयर। रेखा जी, वो डॉक्टर अलका प्रकाश या किन्हीं और ने कहा था, वो प्रश्न यहाँ पर आप उनसे मत छोड़िए। डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं कहा अभी। तो अभी हम इसको विराम देते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर
जी जी प्लीज हाँ, बात आई है। कच्ची चीजें पचने में हैवी होती हैं, जिनको हम हल्का समझते हैं। स्प्राउट्स जैसे आपने नाम लिया, सैलेड आपने नाम लिया, तो ये पचने में भारी होते हैं। और ये हमारे शरीर में आयुर्वेद में साफ तौर पे लिखा है कि कच्ची चीजें अगर हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड को दूषित करती हैं, ब्लड को दूषित करती हैं। वायु या पित्त और कफ तीनों ही दोष अलग अलग लेवल पर बढ़ा के। तो ये बहुत बड़ा भ्रम आज फैला हुआ है कि हम कच्ची चीजें खा के स्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता। आप उनके गुणों को समझिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि सलाद की बहुत महिमा मंडन रहती है, तो मैं आपसे वो लिंक शेयर कर दूंगी, आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा वो जिस भी तरीके से। तो सलाद खाते टाइम हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि सीजनल ही खाएं हम, और अपनी आयु का ध्यान रखें। ओल्ड एज में सलाद खाना बहुत अच्छा नहीं है। आप उबाल के जो चीजें बन गई हैं वो ही पचने के लिए सुपाच्य होंगी, हल्की होंगी, उनको ही आप खाएं। उसकी बजाय तो आप अनाज खा लें पका हुआ, जैसे दलिया खा लें, पतला पतला नमकीन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कई बार ऐसा हम सोच के और ये कच्ची चीजें शुरू कर देते हैं, वो उल्टा नुकसान कर देती हैं। तो ये लॉजिकल है, आप खुद सोचिए, साइंटिफिक है। जिसको हमने एक बार बाहर पका लिया वो पचने में हल्का हो गया, और जो अभी कच्चा है बाहर वो हमारी आंतों को पचाने के लिए थोड़ा उसमें मुश्किल होती है। और अगर हमारा 40 के हम आगे हैं एज में, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, डेफिनेटली वो एज के प्रभाव के कारण वीक होगा। और ऐसे में हमें कच्ची चीजें कम खानी है, ना के बराबर खानी है। तो आइए इसको अब हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद एक दूसरे प्रकार से भी दें। अगर आप अपना जो ऑडियो है अपने आप को अनम्यूट कर एक बार ताली बजाकर हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा ज्ञान भी था और प्रश्नोत्तर भी थे, और इससे बढ़िया क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जो आदरणीय मलिक साहब ने कहा कि हम फिर भी चाहेंगे कि आप कृपया अपने आप को दोबारा से म्यूट कर लें, आप लोग किसी का खुला ना रहे। तो मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे बीच में जीवन जी हैं, जिनके माध्यम से डॉक्टर साहब जुड़ी हैं। मैं जीवन जी से कहूंगा कि उनको धन्यवाद दें, उसके बाद दीपशिखा जी शांति पाठ करा दें। जीवन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा हमेशा की तरह मैडम का, और भविष्य में भी ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में आते रहें, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और इतने सारे आप मुझसे काफी बड़े हैं, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी दीपशिखा जी आप शांति पाठ करा दें। सभी को ओम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही लाभकारी जानकारी दी आपने। बैठेंगे सभी, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएंगे, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम का उच्चारण, और इसके बाद शांति पाठ। ओम। द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति शांति शांति